हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन यानी पहला अध्याय और दूसरा अध्याय कर लिया है। आज हम तीसरा अध्याय करने वाले हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले जितनी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी हमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नंबर 1 है जल, खनिज, संस्था या ऊर्जा। भाई प्राकृतिक पूछा है, यानी जल तो हमें प्रकृति से मिलता है, ये भी सही होगा। खनिज भी हमें प्रकृति से मिलता है, ये भी सही होगा। ऊर्जा भी हमें प्रकृति से मिलती है, ये भी सही होगा। लेकिन संस्था, क्या संस्था कोई प्रकृति से मिली है? नहीं। तो इस प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो नंबर सी, संस्था एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, वन महोत्सव का आरंभ सन 1950 में किसने किया था? यानी वन महोत्सव का आरंभ किसने किया था? के.एम. मुंशी, आर.एस. भट्टाचार्य, राम वर्मा या केशवनाथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। ये याद रखना कि वन महोत्सव का आरंभ सन 1950 में हुआ था और किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था। अब अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? यानी ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2010 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन 2014 में। अब ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? तो ग्रीन इंडिया मिशन देश के जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उनको कम करने के लिए प्रारंभ किया गया था सन 2014 में। इसके अंतर्गत वातावरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मतलब हमारा जो वन आवरण है वातावरण में, वनों से घेरे हुए है, उनमें 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो ये प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 2014 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1972, 1973, 1991 या 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। ए नंबर का आपका सही हो जाएगा। अब वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा रक्षण की कानूनी रूपरेखा तय करता है। वर्ष 1991 में इसे संशोधित किया गया। यानी 72 में पारित हुआ, 91 में संशोधित हुआ, 1992 में पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत दस्तावेज जारी किए गए और 2006 में पर्यावरण नीति घोषित किया गया। तो हमें अधिनियम पारित करने का पूछा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1972। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? आपके ऑप्शन है 50%, 30%, 43% या 47%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 43%। सी नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? तो देखो, 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि एवं उद्योग के विकास में सहायक है। यानी 43% की जो भूमि है इसमें हम कृषि करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं। और जो 27% भूमि है, 27% में पठार है ना, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार भंडार है 27% में। और बचे 30%, तो 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है जो बारहमासी नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारी पूरा जो भारत है 100% में से 43% पर मैदान, 27% पर पठार और 30% पर पर्वत है। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि
के अंतर्गत आती है, यानी कितने प्रतिशत भूमि में कृषि की जा सकती है। आपके ऑप्शन है 45%, 57%, 50% या 60%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 57%। 57% भूभाग पर कृषि कर सकते हैं, यानी कृषि योग्य भूमि 57% है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, हरा सोना किसे कहा जाता है, यानी हरा सोना किसे कहेंगे? जल संसाधन को, भू संसाधन को, वन संसाधन को या मानव संसाधन को। अब हरा शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि जो वन संसाधन है उसे हरा सोना कहेंगे, क्योंकि हमारी जो धरोहर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए वन है। वन हमारी जीवनदायिनी है ना। तो हरा सोना किसे कहेंगे? वन संसाधन को हम हरा सोना कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मैंग्रोव वृक्ष निम्न किन वनों में पाए जाते हैं, यानी जो मैंग्रोव वृक्ष है वो किन वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ज्वारीय वन या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने भारतीय वनों के प्रकार पढ़े होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय मानसूनी वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन, है ना, बहुत सारे हैं। उसमें से मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं ज्वारीय वन में। अब ज्वारीय वन क्या है? आप लोग बोलेंगे क्या ये कोई नदी पे ज्वार भाटे से बना होगा वो ज्वारीय वन होंगे? तो ये जो ज्वारीय वन है ये वन गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। गंगा के जो डेल्टाई भाग है वहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए विख्यात है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, यानी जो सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ज्वारीय वन, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में या देहरादून में? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब अगला प्रश्न है जो आप सभी को पता ही है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर? तो इसका सही आंसर सबको पता है भाई, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? नंबर 1 कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी? तो भाई जो कोयला है वो भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो नंबर डी हमारा जीवाश्म ईंधन है। अब अगला प्रश्न है हमारा, मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए मृदा संरक्षण के लिए? नंबर 1 पट्टी कृषि, रक्षक मेखला, समुच्च कृषि या वन कटाई? तो देखिए मैं आपको बता दूँ ये पट्टी कृषि क्या है। तो पट्टी कृषि में क्या होता है कि जो बड़े खेत होते हैं उनमें उनको कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और हर पट्टी के बीच में घास उगने के लिए कुछ जगह छोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह हवा की शक्ति को कमज़ोर कर देती है जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। तो ये पट्टी कृषि है। अब रक्षक मेखला क्या है? तो आपने देखा होगा कि बहुत से खेतों के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं पूरे चारों ओर से, ताकि जो हवा है तेज हवा है वो मृदा अपरदन ना कर सके। तो जो पौधे होते हैं वो तेज हवा को रोक लेते हैं और मृदा के अपरदन होने पर भी रोक लगा देते हैं। तो रक्षक मेखला भी ज़रूरी है। समुच्च कृषि, अब समुच्च कृषि क्या है? जिस प्रकार सीढ़ीदार कृषि की जाती है उसी प्रकार समुच्च कृषि भी होती है। और वन कटाई, वन कटाई में क्या होता है? वनों को काटा जाता है। तो क्या मृदा संरक्षण के लिए वन कटाई ज़रूरी है? नहीं, तो हमें वन कटाई नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत हो जाएगा कि मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? तो वन कटाई नहीं है। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को सही सही बताता है। कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो कौन सा सही होगा? सिर्फ ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या ये सभी सही है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊर्जा संसाधन है उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, दो स्रोतों में विभाजित किया गया, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, मतलब परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। अब गैर परंपरागत साधन में क्या आएगा? जिसे हम पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं गैर परंपरागत में, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, तापीय ऊर्जा आदि। और परंपरागत में क्या आएगा? जिसको एक बार यूज कर लिया, मतलब उसको बनने में कई हजार साल लग जाते हैं, है ना, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। तो ये सभी जो है इनको हम एक बार अगर उपयोग कर लिया तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हमें परंपरागत स्रोत पूछा था, तो हमारे ये सभी जो स्रोत है ये परंपरागत स्रोत है। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, मृदा निर्माण का प्रमुख कारक कौन सा है? यानी मृदा बनने में कौन सा प्रमुख कारक है? उच्चावच, संस्तरशैल, जलवायु या ये सभी? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी उच्चावच, संस्तरशैल, जलवायु और इसके साथ साथ वनस्पति, अन्य जीव पदार्थ और समय भी लगता है भाई मृदा निर्माण में, क्योंकि मृदा का सबसे महत्वपूर्ण एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी जो हिम पिघल कर आती है ना, हिम नदी, और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो हमारे जो ये सभी जो है मृदा का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण होता है? अब देखो ध्यान दो, प्राकृतिक शक्तियाँ पूछा है, तो भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का कटाव, मृदा का अपरदन किस कारण हो रहा है? अधिक होता है जल के कारण, वायु के कारण, अति चराई के कारण या खनन के कारण? अब देखो इसमें जो डी ऑप्शन है खनन, ये तो कहीं प्रकृति को खनन करने आती नहीं है, तो हमें प्रकृति पूछा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वायु, हवा अपने साथ कुछ ज़्यादा मृदा नहीं बहा के ले जाती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। होता है मृदा अपरदन, वायु से भी मृदा का निम्नीकरण होता है, लेकिन अधिक नहीं होता, हमें अधिक पूछा है। अति चराई करने से मिट्टी कम नहीं हो रही भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर बचा कौन? जल। तो जल से क्या होता है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आती है, कुछ आता है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा कर ले जाती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। जल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज मैंने आप सभी को पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी तीसरी क्लास, थर्ड क्लास थी, इसमें मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक, सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।